तो बीते कुछ वीडियोस के अंदर अपन ने जो यूनिट्स यहाँ पे डिस्कस करी है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, कॉस्ट के बारे में अपन ने पढ़ा है, रेवेन्यू के बारे में अपन ने पढ़ा था, फिर उसके बाद में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ा था, और फिर लास्ट में हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, ठीक है, इन पांचों ही यूनिट्स में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन पांचों यूनिट को मिला करके एक सिंगल वीडियो बनाया जाए, यानी कि आप इन पांचों यूनिट का जो समराइज वर्जन है वो देखेंगे आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। देखो, प्रोडक्शन फंक्शन की जब अपन ने बात करी थी तो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने डिस्कस करी थी, चाहे फिर वो फैक्टर ऑफ इनपुट्स को लेकर के हो, चाहे फिर वो जो अपना लॉ होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसको लेकर के हो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात हो, या फिर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात हो। ठीक है, ये तो हो गया अपना प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने उसके अंदर डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर अपन ने मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इन सब चीजों के बारे में बात करी थी। उनके कुछ ग्राफ अपन ने देखे थे। ठीक है, फिर वैसे ही अपन ने रेवेन्यू को डिस्कस किया था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अपन ने डिस्कस करी थी, और लास्ट में अपन ने सप्लाई के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें अपन इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था और बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो होता क्या है अक्सर कि इन ये सारी यूनिट्स, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये मतलब आपस में बिल्कुल लिंक्ड अप है। प्रोडक्शन के लिए आपको कॉस्ट चाहिए होती है, कॉस्ट से आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होने से प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब क्या है, वो सप्लाई कर रहे हैं। सो अगर आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि ये पांचों ही यूनिट्स आपस में कैसे हैं, लिंक्ड हैं। ठीक है, और इनका जो आप कह सकते हैं इनका जो नंबर है, ठीक है, वो भी इसी तरीके से अपन ने किया है भाई। पहले अपन ने प्रोडक्शन के बारे में बात करी, फिर जो कॉस्ट लगने के बाद में, प्रोडक्शन होने के बाद में जो इनकम जनरेट होती है प्रोड्यूसर की, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो एक सर्टेन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आता है, जहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होता है। ठीक है, और वही उसका मोटिव होता है, तो उसके बारे में भी अपन ने बात करी थी। अब उस मैक्सिमम प्रॉफिट पे वो कितनी सप्लाई करेगा, फिर अपन ने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, सो अब मेरे को पता है कि काफी चीजें ऐसी हैं जो कि इंटरलिंक्ड नहीं हो पाई होंगी आप लोगों से, या फिर आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट शायद बीच में छूट गया। तो हो सकता है कि अगर अपन इसको रिपीट कर लें तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आज अपन क्या करने वाले हैं, इन पांचों यूनिट्स को पांच अलग अलग यूनिट्स ना समझ के अपन इसको एक सिंगल यूनिट समझ के आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे पांचों ही यूनिट्स को समराइज कर दिया है। जो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इन पांचों यूनिट्स का, वो मैंने निकाल करके और आज के इस वीडियो में अपलोड किया है। ठीक है, सो आपको वो सारे रिलेशनशिप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको वो सारे ग्राफ्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको वो कह सकते हैं कि सारी टेबल यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सो इन ऑल आपको ये जो क्रक्स है पांचों यूनिट्स का, वो सारा का सारा आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अगर कोई पॉइंट आपका रह भी गया है पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, तो बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन पांचों यूनिट्स को हम देखते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी भी कि किस तरीके से ये आपस में इंटरलिंक्ड है। सबसे पहले अपन ने जो प्रोडक्शन की बात करी थी ना, तो उसी को अपन यहाँ पे सबसे पहले लेके आए हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये आपको पता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर इनपुट्स और आउटपुट का रिलेशनशिप के बारे में बात की थी अपन ने। ठीक है, कि हम किस तरीके से इनपुट लगाते हैं, फिर वो जो इनपुट है वो उसका एक प्रोसीजर चलता है, एक प्रोडक्शन होता है, और फिर हमारे पास में लास्ट में क्या निकल के आता है, आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ने बात करी थी। तो क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन, अपने आउटपुट और अपने इनपुट का एक तरीके से रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कि अपन कितना इनपुट लगा रहे हैं और फिर प्रोडक्शन होने के बाद में हमें उससे कितना आउटपुट मिल रहा है। इन ऑल इसको ही अपन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेशन है, क्या होता है, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ गुड। अब यहाँ पे फिजिकल वर्ड यूज किया गया है। देखो, फिजिकल इनपुट ही आपको इंडल्ज करना पड़ेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, आप कोई इनविजिबल चीज यहाँ पे इंडल्ज कर दो और आप कह दो कि भाई ये हमारा इनपुट है, तो दैट वोंट वर्क। फिजिकल इनपुट से मतलब आप या तो रॉ मटेरियल यूज करें, आप लेबर यूज करें, आप लैंड को यूज करें, मशीनरी आप यूज करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, दे विल गोइंग टू वर्क एज अ फिजिकल इनपुट। ठीक है, और आपके पास में जो निकल के आएगा लास्ट में, दैट विल गोइंग टू बी योर फिजिकल आउटपुट। कैसे कि यहाँ पे आपने प्रोडक्शन कर लिया। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आपके पास में जो चीज निकल के आई है प्रोडक्शन प्रोसेस होने के बाद में, जो आउटपुट आपके पास में निकल के आया है वो कुछ इनविजिबल है। अगर ऐसा कुछ आपके पास में निकल के आया है तो उसको आप आउटपुट कंसिडर करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे। अगर आप प्रोड्यूसर हो तो क्या कोई इनविजिबल चीज आप इकोनॉमी में सेल आउट करोगे, सप्लाई करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे कोई कंसिडर ही नहीं करेगा, राइट? सो फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट का यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। ऑलराइट, अब इसको अपन किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? ये हमारा क्या हो जाता है? फिजिकल आउटपुट होता है। और फिजिकल आउटपुट हमने किस तरीके से निकाला है? इन सारे फिजिकल इनपुट्स को मिला करके, ठीक है? सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात करी थी, ठीक है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी मैं आपको क्विकली समझा देती हूँ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं जो कि आपके प्रोडक्शन के दौरान यूज आते हैं एज अ इनपुट, ठीक है? अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड और एक होते हैं वेरिएबल, राइट? सो फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जिनके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो बट इन शॉर्ट रन, ठीक है? और वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो इन शॉर्ट रन। और अगर अपन लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में तो अपना फिक्स्ड कुछ भी नहीं रहता, सारे के सारे अपने वेरिएबल फैक्टर्स ही होते हैं, ठीक है? सो ये सारे फैक्टर्स आपके प्रोडक्शन के अंदर इन अ वे आपको हेल्प करते हैं। जैसे अगर लेबर है तो आप लेबर आपको बहुत ज्यादा मतलब जरूरी रहेगी अगर आपको आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। रॉ मटेरियल के बिना आप यहाँ पे प्रोडक्शन बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपको अगर बड़ा कोई आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? सो ये सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं? दीज ऑल थिंग्स वर्क एज अ इनपुट फॉर योर आउटपुट। क्लियर? सो ये हो जाता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये सारी इनपुट्स हैं, ठीक है? कैसे? जैसे पावर एंड फ्यूल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, लेबर, लैंड, रॉ मटेरियल, फिजिकल फोर्स, टूल, मशीनरी। सो ये सारे इनपुट्स मिलके यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक है? और फिर लास्ट में हमारे पास में कम्युनिटी या फिर आउटपुट निकल के आता है, ठीक है? सो यही चीजें, यही फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके बीच का? इसके बीच का और इसके बीच का। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन अपने दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर अपनी दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल फैक्टर और दूसरा होता है अपना फिक्स्ड फैक्टर। अगर आपको शॉर्ट रन के अंदर अपना आउटपुट इंक्रीज करना है तो आप सिर्फ चेंजेस किस में करोगे? वेरिएबल के अंदर चेंज करोगे। फिक्स्ड फैक्टर्स के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई शॉर्ट रन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन अपने आप में एक इतना छोटा पीरियड है कि उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो इसके अंदर फिक्स फैक्टर्स जो रहते हैं, जैसे कि आपका कोई बड़ी मशीन हो गई, कोई बड़ा प्लांट हो गया, लैंड हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स आपके फिक्स रहते हैं। इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। आप चेंजेस किस में कर सकते हो? अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आप नंबर ऑफ लेबर में चेंजेस कर सकते हो, आप रॉ मटेरियल के अंदर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? सो ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? जिसके अंदर एक प्रोडक्शन आपका वेरिएबल होता है और दूसरा आपका फिक्स्ड रहता है। और यहाँ पे कौन सा लॉ लगता है? सो लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर का मतलब कि अपने को यहाँ से जो रिटर्न मिल रहे हैं वो किसकी हेल्प से मिल रहे हैं? वो इस फैक्टर की हेल्प से मिल रहे हैं, ठीक है? सो इसीलिए अपन इसको किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है? और वहीं जब अपन लॉन्ग रन की बात करेंगे तो उसके अंदर क्योंकि अपन फिक्स्ड में और वेरिएबल में दोनों में चेंजेस कर देते हैं, तो उसके अंदर वैसे तो फिक्स नाम का कोई भी चीज नहीं होती है। उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी इनपुट्स होते हैं, सॉरी, वो सारे के सारे आपके वेरिएबल होते हैं और पूरी की पूरी स्केल के अंदर अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो वहां पे जो लॉ अप्लाई होता है, वहां से जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग रन के अंदर, वो होते हैं हमारे लॉ ऑफ रिटर्न, ठीक है? रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर? नाउ दिस इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर इज अप्लाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो एक चीज तो अपनी फिक्स रह रही है। यहाँ पे सपोज करो कि शॉर्ट रन के अंदर ये हमारा फिक्स हो रहा है, ठीक है, थ्रू आउट दी प्रोडक्शन। हम चेंजेस किसके अंदर कर रहे हैं? हम चेंजेस कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? तो अगर हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? इस वेरिएबल की वजह से हो रहा है। यानी कि हमारा जो वेरिएबल है उसके प्रोपोर्शन में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है? सो इसको अपन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? नाउ अब इट इज टाइम पीरियड विच इज नॉट इनफ टू मेक चेंज इन ऑल इनपुट्स। अभी अपन ने इस बारे में बात करी थी, ये इतना शॉर्ट पीरियड होता है कि इसके अंदर आप सभी तरीके के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर। अगर आपको यहाँ पे अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करना है, अगर आपको अपना आउटपुट यहाँ पे बदलना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर ही चेंज कर पाएंगे, ठीक है?
जो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनके अंदर आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरे टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन है यानी कि अपना जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है इसके बारे में हम देखते हैं। सो ये ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पे कैसे होते हैं, आपके सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल। सो यहाँ पे कौन सा रिटर्न लगता है, कौन सा लॉ लगता है, यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि आप पूरी की पूरी स्केल में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, जिससे कि आपको जो रिटर्न मिल रहे हैं दैट इज नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, पूरी की पूरी स्केल के अंदर चेंज करने से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे आप चाहें तो बड़ी बड़ी मशीन्स को भी चेंज कर सकते हैं, पीस ऑफ लैंड को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है। और फिर जो आपकी जो लेबर है, रॉ मटेरियल है, वो तो है ही, उसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसको और हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन क्यों? क्योंकि हम दोनों में ही फिक्स्ड वेरिएबल दोनों के अंदर हम कांस्टेंट चेंज करते हैं, और इस कांस्टेंट चेंज करने से हमारा जो आउटपुट होता है उसके अंदर भी हमें कांस्टेंट इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी वजह से इसको अपन कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप जो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, इसके नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर जो आपके इनपुट्स हैं उसके अंदर आप जी खोल के चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये इतना लंबा टाइम पीरियड है कि अगर आपको पूरी की पूरी मशीन बदलनी है तो आप वो भी कर सकते हो अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है। ठीक है, सो इट इज अ टाइम पीरियड व्हिच इज इनफ टू मेक चेंजेस इन ऑल इनपुट। ऑल इनपुट आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर सारे इनपुट्स आपके क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं। ठीक है, इन दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल इनपुट्स। क्लियर? सो यही चीज आपकी हो गई। अब यहाँ पे अपन टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट दोनों एक ही चीज है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, कि हमने यहाँ पे प्रोडक्शन करने के बाद में कितना प्रोडक्ट यहाँ पे यानी कि कितना आउटपुट हमने जनरेट किया है। सो दिस इज टोटल प्रोडक्ट, कितनी हमने टोटल क्वांटिटी यहाँ पे जनरेट करी है। ठीक है, गुड्स की या सर्विसेज की प्रोडक्शन के बाद में, लेकिन एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई 2 साल के अंदर, नहीं। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो तो ये भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भैया एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही आपने कितना प्रोडक्शन किया है टोटल, चाहे फिर वो गुड्स का हो चाहे फिर वो सर्विसेज का हो। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से देखते हैं, टीपी इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एमपी। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में अपन ने बात करी थी और अपन ने ये भी देखा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट का जो सबमिशन होता है वही हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है। अब अगर इसके ग्राफ की हम बात करें तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो इनिशियली एकदम से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता तो है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, और ग्रेजुअली क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, इस रिलेशन को भी अपन आगे समझेंगे। नाउ अब एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, पर यूनिट जो प्रोडक्शन होता है उसी को अपन एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, सो इट इज द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि मतलब एक वेरिएबल फैक्टर यानी कि अगर अपन एक लेबर को कंसिडर करें, 10 लेबर काम कर रही है, ठीक है, 10 लेबर मिलकर के सपोज करो कि 100 क्वांटिटी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, तो यहाँ पे जो अपन एक लेबर की अगर अपन देखें कि भाई एक लेबर जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसी को अपन एवरेज के नाम से जानते हैं, एवरेज प्रोडक्शन के नाम से इसको अपन जानते हैं। ठीक है, इसको अपन किस तरीके से निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल इनपुट। ठीक है, कि मतलब आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ कितना है और उसमें कितने आपने वेरिएबल इनपुट लगाया है, और इस तरीके से आप एवरेज प्रोडक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, सो देखो एवरेज प्रोडक्ट जो होता है आपका वो कैसे किस शेप का होता है, यू शेप का होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। इस ग्राफ को अपन आगे जब अपन मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ेंगे उस पॉइंट पे मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट की बारी आ गई। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एडिशन। ठीक है, आपके टोटल प्रोडक्ट के अंदर आपने जब एक और इनपुट ऐड ऑन किया और उस एक और इनपुट के ऐड ऑन होने से आपके टोटल प्रोडक्ट में कितना पोर्शन और ऐड ऑन हुआ है, इसी को अपन मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, जब आपने एक और वेरिएबल फैक्टर लगाया है तो उसके लगने से आपके टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ है, एंड दैट इज दिस इज नोन एज व्हाट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, इसको दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर टू द आउटपुट। ओके, इसको अपन किस तरीके से निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर। या तो इसको अपन इस तरीके से निकालें, या फिर ये देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट n माइनस n माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज n माइनस 1 है।
क्लियर? सो यहाँ पे ये सारे के सारे फॉर्मूलेज अपन ने देखे हैं, इन फॉर्मूलेज की हेल्प से अपन ने टेबल भी फिल अप करी थी, ठीक है? सो यहाँ पे टफ आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए अपन फटाफट फटाफट करके अपन आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे रिलेशनशिप की हम बात करेंगे टोटल, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट की, ठीक है? सो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, इसको मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया था, ठीक है? सो इस एक बार इसको मैं वापस से आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे ये आपका हो जा रहा है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बना देते हैं। तो जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, मतलब ये समवेयर ये ऐसा है कुछ, ठीक है? सो ये हो जाता है आपका एमपी। तो एक बार अपन टीपी और एमपी को देखते हैं। ओके, सो जब टीपी इंक्रीज हो रहा है आपका इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? जब टीपी आपका इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, एमपी उस पॉइंट पे क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, एमपी यहाँ पे कैसा रह रहा है? जीरो हो रहा है, ठीक है? और जब टीपी आपका गिरने मतलब डिक्लाइन हो रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? सो ये 3-4 रिलेशनशिप है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अपन अगर टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें, तो ये तो मतलब आप अगर इस ग्राफ को अपने आंखों में बसा लोगे, ठीक है? इस फोटो को अगर आप अपने आंखों में रख लोगे, तो आपको ये रिलेशनशिप कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है? आपको अगर ये दिख रहा है कि भाई हाँ ठीक है, इस पॉइंट तक तो हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे भी हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा है। फिर हो रहा है कि भाई टीपी हमारा इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और इस पॉइंट पे हमारा एमपी कैसा रह रहा है? हमारा एमपी डिक्लाइन हो रहा है। अच्छा, ठीक है, जब हमारा एमपी जीरो है, इस पॉइंट पे तो जीरो ही हो गया, तो इस पॉइंट पे हमारा टीपी कैसा रहा है? मैक्सिमम है, ठीक है? फिर अपना एमपी क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है, और उस पॉइंट पे अपना टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है? सो ये रिलेशनशिप हो गया इन दोनों के बीच में। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एमपी और एपी के जो रिलेशन है इसको समझाती हूँ। जब एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी राइजेस, ठीक है? जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर होता है एवरेज प्रोडक्ट से, तो इस पॉइंट पे आपका एवरेज प्रोडक्ट राइज हो रहा होता है, ठीक है? फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे दोनों बराबर होते हैं, और एपी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है? और कांस्टेंट रहता है। क्लियर? जब एमपी हमारा कम होता है, एपी ज्यादा होता है, तो एपी हमारा उसके बाद में गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? एमपी में भी जीरो और नेगेटिव, यानी कि आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक टेबल है जिसके अंदर आपका लेबर है, ठीक है? लेबर अपना क्या हो जाता है? यहाँ पे लेबर अपना वेरिएबल फैक्टर है, ओके? इट इज वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे अपना मार्जिनल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट है और एवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है? अब इनका थोड़ा सा नेचर अपन देखेंगे। सो देखो, आप अगर देख पा रहे होगे कि अपना लेबर पहले क्या हो रहा है? 1 से 2 3 4 5 6, ठीक है? और 6 के बाद में अपनी लेबर यहाँ पे कम होने लग गई। अगर आप यहाँ पे लेबर की तरफ देख पा रहे होंगे, तो लेबर जो है अपनी वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है? 1 से लेकर के 7 तक। अब अगर लेबर के साथ साथ में टोटल प्रोडक्ट अपन देखें, तो टोटल प्रोडक्ट भी अपना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? लेकिन एक पॉइंट तक, अब इस पॉइंट तक क्या हो रहा है? आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो बराबर हो गया, ठीक है? सेम है। और इस पॉइंट के बाद में आपका टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया? डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? अब एक बार अपन मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं। सो देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है अपना पहले कैसा रहा? 2 3 4, ठीक है? यहाँ तक अपना इंक्रीज हो रहा है, फिर 3 1 0 एंड नेगेटिव। इसी के बारे में अपन ने बात करी थी कि मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता है, फिर एक पॉइंट के बाद में डिक्लाइन होने लगता है और फिर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? यही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। टोटल प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें, तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है, ठीक है? फिर डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होता है, फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम होता है जो कि यहाँ पे 13 आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और फिर उसके बाद में डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है। अब अगर एवरेज प्रोडक्ट की अपन बात करें, तो एवरेज प्रोडक्ट भी देखिए, आप एक पॉइंट पे तो इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? रुक गया, और इसके बाद में आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? सो कुल मिलाकर के तीनों के अंदर ही इंक्रीज होता है फॉर अ सर्टेन पॉइंट, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ओके, सो यहाँ पे अब अपन रिटर्न्स टू फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है? तो अभी तक अपना क्या चल रहा है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ही चल रहा है। ओके, दिस इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, अगर यहाँ पे रिटर्न्स टू स्केल होता, तो ये क्या हो जाता? आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो जाता। So, क्या होता है returns to factor? It refers to the behavior of output when only one variable factor of production is increased. यानी कि जब आप अपने से वेरिएबल में चेंजेस करते हैं और उससे आपके आउटपुट में चेंजेस आते हैं, तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? रिटर्न्स टू फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये शॉर्ट रन में देखा जाता है, और यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर जो रहता है अपना वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर?
नाउ अब यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि अभी तक अपन देखते आए हैं, ठीक है, अपना एमपी टीपी एपी जिस तरीके से उसका नेचर है, वो नेचर और किसी रीजन की वजह से ऐसा नहीं है, वो नेचर सिर्फ और सिर्फ इस लॉ की वजह से ऐसा है कि भाई पहले इंक्रीज होगा, एक सर्टेन पॉइंट तक मैक्सिमम हो जाएगा और फिर उसके बाद में डिक्लाइन होना स्टार्ट करेगा। अभी अपन ने समझा था इस डायग्राम को, ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि अपना टीआर भी टीपी भी बढ़ रहा है और अपना एमपी भी बढ़ रहा है। फिर क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में टीपी बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और अपना जो एमपी है वो डिक्लाइन हो रहा है। थर्ड स्टेज में अपना टीपी डिक्लाइन हो रहा है और जो अपना एमपी है वो नेगेटिव हो गया है, ठीक है। और इसी को अपन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। सो दिस लॉ स्टेट्स व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, अपन ज्यादा से ज्यादा जब वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉय करते हैं टू इंक्रीज द आउटपुट, आउटपुट को बढ़ाने के लिए, तो शुरू में क्या होता है, अपना आउटपुट इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट पे, और फिर फाइनली फॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझा था कि जैसे माने एक प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है जिसके अंदर 10 मशीन है, 10 मशीन पे 10 लेबर काम कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अच्छा खासा काम हो रहा है, आउटपुट भी अच्छा खासा निकल रहा है, तो प्रोड्यूसर ने सोचा कि क्यों ना मैं लेबर बढ़ा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, लेबर को बढ़ा दी, 11 लेबर कर दी, तो ठीक है, तब भी अपना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। 12 लेबर कर दी, तब भी अच्छा आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है। एक एक मशीन पे 2-2 लोग काम कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, ठीक है, इट्स फाइन। जैसे ही यहाँ पे प्रोड्यूसर ने 13th लेबर लगाई, तो अब क्या हो गया कि 12 लोग एफिशिएंटली काम कर पा रहे थे वहां पे, वहां का जो वर्क एनवायरनमेंट था, सब चीजें बहुत फ्रेंडली थी और अच्छा खासा आउटपुट आ रहा था। लेकिन जैसे ही 13th लेबर वहां पे एंटर होती है, तो क्या हो गया कि अब जैसे सबका काम डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब 13th लेबर के पास में कोई काम नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सबके पास में जा जाके बातें करेगा, उनको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, कि चल भाई तू थोड़ा सा रेस्ट कर ले, मैं तेरी जगह काम कर लूं। वो हो सकता है वो इतना एफिशिएंट नहीं हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आउटपुट है वो उतना ही रह जाएगा, ठीक है, जितना पहले था, ठीक है, कोई इंक्रीज नहीं है। फिर प्रोड्यूसर ने सोचा कि यार ऐसा करता हूँ, मैं एक और लेबर लगा देता हूँ, तो हो सकता है मेरा आउटपुट डबल हो जाए, यहाँ पे ना डबल इंक्रीज कर जाए। तो उसने 14th लेबर लगा दी। अब 14th लेबर जब आई तो वो तो बिल्कुल ही मतलब नालायक, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही नहीं काम कर रहा है 14th लेबर, और जितने लोग हैं उनको भी नहीं काम करने दे रहा है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जो आउटपुट है वो कम होने लग गया है। पहले जैसे 100 आउटपुट वो लोग दे रहे थे, ठीक है, जब 12-13 लेबर थे, अब वो सिर्फ 80 दे रहे हैं, 70 दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये किस वजह से हुआ कि भाई जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो एफिशिएंसी है, जो वर्क एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा-सा स्पॉइल होता जा रहा है ना? एफिशिएंसी थोड़ी-सी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। फिर अब यहाँ पे जब कॉस्ट है, जो कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट है, उस कॉस्ट को प्रोड्यूसर यहाँ पे थोड़ा-सा कट डाउन करेंगे, यानी कि लेबर को 2-3 लेबर को यहाँ से निकालेंगे। फिर वापस से उनका जो आउटपुट है, वो मैक्सिमम होने लग जाएगा, ठीक है? सो ये अपन ने देखा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर। आगे बात करते हैं, ठीक है। इसकी इनिशियल स्टेज अपन ने देखी, ठीक है, इंक्रीजिंग स्टेज के नाम से जिसको अपन जानते हैं, जहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है, टू अ फैक्टर। सो इस ये इनिशियल फेज होता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप वेरिएबल फैक्टर्स लगाते हो, ठीक है, और जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता है। सो ये आपकी इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है। इस इनिशियल स्टेज में आप क्या कर रहे हो, आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। सो इनिशियल फेज एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, विद फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर तो है, साथ ही में आप वेरिएबल फैक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हैं। सो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, अब यहाँ पे जो फिजिकल प्रोडक्ट जो मतलब यानी कि जो आउटपुट है यहाँ पे, वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, और आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसके अंदर भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर? सो नाउ अब इसके पीछे के कारण क्या है, कॉजेस क्या है इस इंक्रीजिंग रिटर्न के। सो एक एक करके हम कॉज पढ़ते हैं। 3 कॉज है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर को हम अच्छा खासा यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से भी एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ जितना उसको यूटिलाइज करना चाहिए उतना हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, हम फैक्टर को डिवाइड मतलब उसको बढ़ाते जा रहे हैं वेरिएबल फैक्टर को। पहले 3 लेबर थी, 4 थी, 12 मशीन थी, तो धीरे 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 करके हमने 12 लेबर लगा दी यहाँ पे, ठीक है। सो इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर हो रहा है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, अब जैसे 4 लोग अगर मेहनती हैं तो आगे के 5 लोग भी उनको देख के मेहनती होंगे। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पे ये है कि एफिशिएंसी जो है वेरिएबल फैक्टर की, वो भी यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर? सो ये कारण हो गए आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स के। फिर उसके बाद में अपन ने सेकंड स्टेज पढ़ी थी, विच इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू
फैक्टर। अच्छा, अब इस स्टेज के अंदर हमने क्या देखा था कि टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है हमारा वो तो डिमिनिश ही हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, अब जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे एम्प्लॉय करोगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ में, तो टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट पे, एमपी आपका डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, क्लियर। और लास्ट में क्या हो जाएगा, इस फेज के बाद में जो टीपी है आपका वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट इसका कौन सा होता है, ये वाला, दिस इज इट, मैक्सिमम पॉइंट। सो इस मैक्सिमम पॉइंट के कॉरेस्पॉन्ड में ही अपना जो एमपी होता है उसका 0 पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये, और इसके बाद में ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सो एमपी बिकम्स 0 हो गया, टोटल प्रोडक्ट जो है हमारा वो यहाँ पे अपना मैक्सिमम रहता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी है। अब इसके पीछे के कारण क्या है, अपना जो सेकंड स्टेज है डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला, इसके पीछे के कारण क्या है, ऑप्टिमल यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर को आप यूज ज्यादा से ज्यादा करने लग गए यहाँ पे, ठीक है। और अपने पास में इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी, यानी कि अपने पास में जो फैक्टर सब्स्टिट्यूट जो अपन कर रहे थे अब वो इम्परफेक्ट है, ठीक है, दैट इज नॉट मच परफेक्ट ओवर हियर। तो इस वजह से अपन को यहाँ पे थोड़ा सा डिमिनिशिंग रिटर्न्स अचीव हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन जो अपनी लास्ट स्टेज है जिसको अपन नेगेटिव स्टेज के नाम से जानते हैं, इसके अंदर अपना क्या हो रहा है, जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। सो जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर आप एम्प्लॉय करोगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ में, टोटल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज होने लग जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके कॉजेस क्या है, सो पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, कि आपका जो फिक्स्ड फैक्टर और आपके जो वेरिएबल फैक्टर्स है उनके बीच में आपका पुअर कोऑर्डिनेशन है, 12 लेबर है, ठीक है। और ओके, सो जैसे 12 मशीन है और लेबर आपने 14 वहां पे एम्प्लॉय कर दी, तो भाई कोऑर्डिनेशन यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर को अब आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, यानी कि उसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से अब आपको नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ये तीनों स्टेजेस थी आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की। ओके, सो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन फंक्शन खत्म होता है। अब अपन यहाँ पे कॉस्ट की बात करते हैं। सो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, जिसके अंदर आपका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड होती है, ठीक है, सम ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, इसको अपन टोटल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या तो आप इसे टोटल कॉस्ट कह लीजिए या फिर इसे आप इकोनॉमिक कॉस्ट कह लीजिए, दोनों ही चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो देखो, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आगे यही दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो कि प्रोड्यूसर खुद के यहाँ से, खुद के घर से लगाता है, ये वो कॉस्ट हो जाती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, जब प्रोड्यूसर मार्केट में जाता है, इनपुट्स को खरीदता है या फिर मार्केट से लेबर को अपनी प्रोडक्शन में लगाता है, बदले में उन्हें वेजेस देता है, ठीक है। सो ये हो जाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इम्प्लिसिट कॉस्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। सो ये दोनों कॉस्ट जब प्लस होती है तो हमारे पास में इकोनॉमिक कॉस्ट आती है या फिर टोटल कॉस्ट आती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वही आ गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, सो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल खर्चा जो आपने किया है फर्म, ठीक है, फर्म ने जो भी एक्चुअल खर्चा किया है कोई भी इनपुट खरीदने में, हायर करने में, ठीक है, अपने प्रोडक्शन के दौरान, तो इसको अपन एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। अब जैसे दीज आर एंटर्ड इनटू बुक्स ऑन अकाउंट्स, अब ये सारे खर्चे जो प्रोड्यूसर है वो अपने बाई खाते में लिखता है, यानी कि वो अपने रिटर्न में लिखता है कि चलो ठीक है, ये चीज इतनी मेरे पास लेबर है, इन लेबर को मैं इतना अमाउंट ऑफ सैलरी देता हूँ, इतना मेरा रॉ मटेरियल आया है, इतने का मेरा जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल ये आया है, ठीक है। सो ये सारी चीजें वो क्या करता है, अपने बुक्स में नोट डाउन करता है, जैसे कि पेमेंट हो गई, वेजेस के अंदर रेंट, इंटरेस्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एटसेट्रा, ठीक है। सो ये हो जाती है आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, ये वो कॉस्ट होती है जो कि सेल्फ ओन्ड होती है, जो कि प्रोड्यूसर के जो सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं, उससे खुद के रिसोर्सेज जो होते हैं, और वो अपने उसमें प्रोडक्शन के अंदर लगा देता है। जैसे मुझे अगर अपनी ऑफिस के लिए एक टेबल की जरूरत है और मुझे टेबल बाहर से नहीं खरीदनी है, तो मैं क्या सोचूंगी, यार घर में एक स्पेयर टेबल रखी है तो मैं उसी को यहाँ पे यूज कर लेती हूँ, तो ये मैंने क्या कर दिया, इम्प्लिसिट कॉस्ट यहाँ पे लगा दी, ठीक है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय ओनर इटसेल्फ, ठीक है, दीज आर नॉट एंटर्ड इनटू बुक्स अकाउंट। अब ये सारे जो खर्चे होते हैं वो बुक्स के अंदर एंटर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अगर मेरे घर की टेबल मैंने अपने ऑफिस में लगा दी है तो उसको मैं लिखूंगी नहीं कि हाँ चलो ठीक है,
नहीं, अगर मैं वही टेबल मार्केट से लेके आऊंगी तो उसका मैं यहाँ पे बिल एड ऑन कर लूंगी, क्योंकि ये मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई, ठीक है। घर से ही लगा रही हूँ तो दैट विल गोइंग टू बी माय इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। सो आई होप कि अब यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कुछ प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? तो देखो, ये मिनिमम अमाउंट होता है जो कि एक प्रोड्यूसर को चाहिए होता है एज अ रेवेन्यू, एज अ इनकम, कि भाई अगर इतना भी अमाउंट मिलेगा तब भी वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा। अगर नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम अमाउंट उसे मिल रहा है तो हो सकता है कि वो वहां पे अपना प्रोडक्शन करना, मतलब करना ही ना चाहे, ठीक है। सो ये मिनिमम अमाउंट होता है जो कि प्रोड्यूसर को अपने बिजनेस में बनाए रखता है, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये मिनिमम सप्लाई प्राइस होती है, ओके, ऑफ द एंटरप्रेन्योर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेज ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब ये जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसकी खुद की कमाई होती है ये, ठीक है। भाई इतना तो चलो, इतनी कॉस्ट में लगा रहा हूँ तो इसके अंदर से अगर मेरी सैलरी भी मैं निकाल लूं बदले में तो चलो ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे इस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए रेडी हूँ। अगर मैं कॉस्ट लगा रहा हूँ उससे 10 गुना कम आ रही है, यानी कि मैं खुद की सैलरी भी यहाँ पे से नहीं निकाल पा रही हूँ, तो क्या मैं इस प्रोडक्शन को, क्या मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू करूंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट ये प्रॉफिट होता है, आप सिंपल भाषा में आपको ये ध्यान रखना है, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि प्रोड्यूसर की खुद की वेज होती है, एंटरप्रेन्योर की उसके अंदर खुद की वेज होती है। अगर वो खुद की वेज भी नहीं निकाल पा रहा है देन ही इज इन बिग ट्रबल, ओके। सो इसके बारे में अपन यहाँ पे आगे बात करते हैं। टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। उससे देखो आ गया यहाँ पे टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट जो कि अपने पूरे प्रोडक्शन के दौरान एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो प्रोड्यूसर लगाता है, ठीक है, जो भी खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है प्रोडक्शन के दौरान, इसके अंदर दोनों इंक्लूडेड होती हैं, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, ठीक है। सो टोटल अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। सो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होती है। कैसे? कि फिक्स्ड कॉस्ट पे जो खर्चा कर रहा है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, और जो वेरिएबल कॉस्ट पे जो खर्चा कर रहा है वो भी इसके अंदर, वेरिएबल इनपुट्स पे जो खर्चा कर रहा है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो टीसी का आपका जो फॉर्मूला होता है वो कैसा रहता है? टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी, या फिर टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इसको अपन सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर किया जाता है प्रोड्यूसर के थ्रू, किन पे? फिक्स्ड इनपुट पे, जैसे कि लैंड पे, लैंड रेंट ऑफ लैंड हो गया, बिल्डिंग पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइसेंस एक्सेट्रा। तो जब अपन फिक्स्ड इनपुट्स पे खर्चा करते हैं तो उसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। टीएफसी अपन कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, आपके पास में फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। या फिर एएफसी इनटू क्वांटिटी आप कर दो तो आपके पास में आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपके पास में निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के फीचर कौन कौन से होते हैं इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। ये कांस्टेंट रहता है, अगर ये फिक्स्ड है तो ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोडक्शन, ठीक है। सो इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, चाहे आप कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट ले लें, ये क्या रहता है? ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है। ये कभी भी जीरो नहीं होता, जब भी अगर आपका आउटपुट यहाँ पे जीरो भी है तब भी ये जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो आएगी, भले ही आप वहां पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने जब अगर लैंड रेंट पे लिया है, आपने इस महीने प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आपने रेंट पे ले लिया है लैंड, तो अगले महीने किराया वसूलने तो आएगा उस लैंड का मालिक, ठीक है। तो ये कॉस्ट तो आपको निकालनी ही निकालनी है, क्लियर। सो इट इज नॉट जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी आपकी जीरो नहीं रहती, भले ही आपका आउटपुट जीरो ही क्यों ना हो, ठीक है। देयरफॉर टीएफसी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस से पैरेलल रहती है, ठीक है। टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, जैसे मान लो कि भाई मेरे को प्रोडक्शन करना है, ठीक है, मैंने सब सब अपना यहाँ पे अक्यूमुलेट कर लिए, जो भी मेरे इनपुट थे, मैंने लैंड भी एक रेंट पे ले लिया, फिर मेरे को पता ये लगता है कि प्रोडक्शन तो मैं नहीं कर पाऊंगी एक महीने तक, क्यों? क्योंकि मेरे पास में रॉ मटेरियल्स नहीं है। फिर मैं क्या, चलो ठीक है, एक महीने बाद में मुझे प्रोडक्शन यहाँ पे करना स्टार्ट करना पड़ेगा, पर लैंड तो मैंने ले लिया किराए पे, अब एक महीने का किराया तो इसमें लगेगा ही लगेगा, ठीक है। भले मेरा आउटपुट यहाँ पे जीरो है, लेकिन यहाँ पे किराया मेरे को देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये यही बोल रहा है जो टोटल, अब यहाँ पे मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो गई? मेरा जो किराया है वही हो गई, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे आउटपुट मैंने कितना प्रोड्यूस किया? जीरो, लेकिन कॉस्ट तो अभी मेरी इनकर हुई है। टोटल कॉस्ट इस पॉइंट पे किसके बराबर रहती है?
फिक्स्ड के बराबर रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर रहती है, ठीक है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और ये आपकी टोटल कॉस्ट है। ओके, नाउ टोटल वेरिएबल क्या रहती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है बेसिकली ये यहाँ पे। तो जब प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर्स पे, वेरिएबल इनपुट पे जब एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है, तो उसको अपन टोटल वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ इट इज द कॉस्ट विच वेरी विथ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। आपको कितनी यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उससे आपका वेरिएबल कॉस्ट आप निकालते हो, ठीक है। अब जैसे अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा दोगे। अगर आपको आउटपुट कम करना है तो आप क्या करोगे, अपने वेरिएबल फैक्टर्स को कम कर दोगे। तो यहाँ ये किससे रिलेटेड होता है, ये आपके आउटपुट से समवेयर रिलेटेड होता है। इट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल किया था रॉ मटेरियल्स का, तो रॉ मटेरियल इस महीने मेरा नहीं आया है, तो रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट होगी वो मेरी क्या रह जाएगी, जीरो रह जाएगी, ठीक है। सो इट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। टीवीसी कर्व इज पैरेलल टू टीसी कर्व। अब अपना जो टोटल कॉस्ट कर्व था उसी का पैरेलल रहता है अपना टीवीसी कर्व, ठीक है। ये अभी अपन ने देखा था X cost of raw material expenses on power etc. So इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, पावर पे खर्चा एटसेट्रा, ठीक है। तो टीवीसी हम कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास में निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के फीचर्स कौन कौन से हैं इसको अपन समझते हैं। सो इट इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जीरो रहेगी जब आपका आउटपुट जीरो रहेगा। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, टीवीसी आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट पे ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स के चलते आपका जो टीवीसी है, वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो इंक्रीज होगी डिमिनिशिंग रेट पे। लेटर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ये बढ़ेगी लेकिन बढ़ती हुई दर से ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें वाइस वर्सा रिलेशनशिप है और इसको अपन ने अच्छे से समझा था कैसे है। पहले क्या होगा, फर्स्टली टीवीसी आपकी इंक्रीज होगी डिमिनिशिंग रेट पे, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट पे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो अब ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब ये किस वजह से है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से। फिर क्या होगा, आपकी जो टीवीसी है वो इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज तो होगी लेकिन इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे रीजन क्या रह जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न। ओके, सो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ एवरेज कॉस्ट यानी कि पर आउटपुट जो आपकी कॉस्ट होती है, दैट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। सो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। अब ये कैसे निकालते हैं हम, इट इज द सम ऑफ एवरेज कॉस्ट भी हम, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास में एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये दोनों इसके पार्ट्स होते हैं, क्लियर। या फिर अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, AFC प्लस AVC, क्लियर। नाउ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके। AFC TFC अपॉन क्वांटिटी, या फिर AFC इज इक्वल्स टू AC में से हम अगर हम AVC माइनस करते तो हमारे पास में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। जब भी अपन एवरेज की बात करते हैं तो हमेशा हम पर यूनिट को डिनोट करते हैं इधर, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अपन जब भी मार्जिनल की बात करते हैं तो अपन एडिशन को वहां पे डिनोट करते हैं, एडिशनल यूनिट, क्लियर। अब AFC के फीचर्स क्या क्या होंगे, ये अपन ने पढ़ा था। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसका जो शेप होता है वो कैसा रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका शेप रहता है। ये जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट आपकी, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी कम होती जाती है, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है। इट कैन नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये कभी भी ना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ना वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर इंटरसेक्ट कर जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे जीरो हो गई, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी जीरो हो गई, लेकिन ये कभी नहीं होता। इसी वजह से अपना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ओके। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, AFC आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ओके। नाउ वेरिएबल कॉस्ट की अगर अपन बात करें तो ये यू शेप्ड होता है, ओके। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, जो भी वेरिएबल फैक्टर है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, ओके। सो दिस इज वी कैन डिफाइन दिस बाय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये यू शेप होता है किसकी वजह से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। अपन ने देखा था उस टेबल के अंदर कि पहले बढ़ रहा है फिर बिल्कुल कम हो जा रहा है फिर वापस से बढ़ रहा है,
सो एबीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी अपॉन क्यू और एबीसी इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट माइनस एएफसी। तो ये आपका एबीसी रहता है। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे यहाँ तक ये कम हो रहा है, एक पॉइंट के बाद में ये बढ़ने लग गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब यहाँ पे अपन मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। तो मार्जिनल अभी मैंने आपको बताया था मार्जिनल इज व्हाट, एडिशन। ठीक है, कि जैसे ही आपने एक और यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस करी है तो आपकी कॉस्ट में कितनी मतलब कितना और एडिशन हुआ है। ठीक है, सो इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट, आपकी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है जैसे ही आपने एक और यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस करी है। ठीक है, इसको अपन कैसे निकालते हैं, सो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, या फिर marginal cost n is equals to total cost n minus total cost n minus 1। क्लियर, बट अंडर शॉर्ट रन के अंडर में मतलब अगर अपन शॉर्ट रन के बारे में बात करें तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टीवीसी। ओके, इसको अपन टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जो अपना टोटल फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे अपना जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो अगर अपन शॉर्ट रन की बात करते हैं, हम चेंजेस सिर्फ किस में करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करते हैं। तो यानी कि चेंज, यानी कि अगर अपन एडिशन भी कर रहे हैं तो वो भी वही वेरिएबल में ही अपन एडिशन कर रहे हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट अपन किस में से निकालते हैं, इसके अंदर से निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में से। किसके अंदर, शॉर्ट रन के अंदर, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो एमसीएन इज इक्वल्स टू टीवीसीएन माइनस टीसीएन माइनस दिस इज माइनस, ओके, दिस इज माइनस टीसीएन माइनस 1। ओके, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि भाई हम क्यों सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में से ही इसको मतलब इसके अंदर चेंज करते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारी अंदर हम चेंज ही नहीं कर रहे, उसको तो हम कांस्टेंट मान रहे हैं शॉर्ट रन में। अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हम वेरिएबल के अंदर चेंज कर रहे हैं, ये अपन ने अभी डिस्कस किया था, राइट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले क्या हो रहा है, दोनों ही अपना डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट यानी कि ये जो एस पॉइंट है इस पे क्या है, आपका एमसी और एसी दोनों बराबर हैं। ठीक है, और ये एसी का सबसे मिनिमम पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, एमसी आपका ग्रेटर हो जाएगा और एसी आपका स्मॉलर हो जाएगा, और इससे पहले दोनों ही सिचुएशन वाइस वर्सा है। ओके, तो देखो ये तो इसका मिनिमम पॉइंट रहा, यहाँ पे आपका एमसी बढ़ने लग गया, और यहाँ से ये इसका मिनिमम मतलब एवरेज कॉस्ट का ये मिनिमम पॉइंट है। इसका रिलेशन भी अपन आगे देखने वाले हैं। ठीक है, जो तो जब इसका अपन रिलेशन देखेंगे तब आप इस ग्राफ को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो देखो अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट कर्व के बारे में बात कर रहे हैं अपन, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। सो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल रहते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारा इसके अंदर क्या रहता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी वजह से ये फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट हुआ है, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट जीरो भी है तब भी टीएफसी कुछ तो रहेगा, 10 20 30 40। ठीक है, तो टीएफसी अपन इसी वजह से अपन टोटल कॉस्ट हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अपनी जो बात रही टीवीसी की, तो टीवीसी अपना जीरो से स्टार्ट होता है। क्लियर, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। ऑलराइट, सो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स इज इक्वल टू दी फिक्स्ड कॉस्ट। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर रहता है, अपन को पता है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर रहता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीएफसी, राइट। टीएफसी कर्व्स रिमेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे आपका ये देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से आपके पैरेलल है बिल्कुल। ठीक है, एंड टीवीसी कर्व रिमेन पैरेलल टू टीसी कर्व, और आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है वो आपके टोटल कॉस्ट कर्व से पैरेलल है बिल्कुल। Clear? So with increase in level of output, the vertical distance between AFC curve and AC curve goes on increasing. तो जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कर्व गोज ऑन डिक्रीजिंग। और हमारा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो अपन का बढ़ता जाएगा। फिर अपन एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डिस्टेंस है वो अपना कम होता जाएगा। ठीक है, नेवर, पर ये दोनों कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों, बिकॉज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज नेवर जीरो, क्योंकि अपनी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो नहीं होती है, इसी वजह से ये दोनों कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर,
सो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब इनके बीच का रिलेशनशिप अपन देख लें, मार्जिनल कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का। ओके, सो जब MC इज ग्रेटर देन AVC, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अपना एक तो है AC कर्व या वेरिएबल कर्व, जो भी आप इसको कह लें, ठीक है। सो पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज स्मॉलर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो एक बार यहाँ पे देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे अपनी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो स्मॉलर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। यहाँ पे आपका AVC जो है वो फॉल हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे अपना जो AVC है वो फॉल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। नाउ जब इस पॉइंट पे B पॉइंट पे हमारा क्या है, AVC और हमारा जो MC है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। AVC इज मिनिमम एंड कांस्टेंट। अब इस पॉइंट पे अपना जो AVC है, ठीक है, वो सबसे मिनिमम है और कांस्टेंट है, ठीक है। जो अपन ने टेबल में देखा था ना, 3 जो सेम वैल्यू आ रही थी, 2 जो सेम वैल्यू आ रही थी, हम उस पॉइंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। When MC is greater than AVC, अब इस पॉइंट पे क्या हो गया कि MC जो है वो हमारा AVC से ग्रेटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे AVC अपना राइज हो रहा है, MC cuts the AVC curve at its lower, और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आपके एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट करता है, ठीक है। बोथ कर्व आर यू शेप्ड, अब दोनों ही कर्व आपके क्या रह जा रहे हैं, यहाँ पे यू शेप्ड कर्व है, ठीक है, और दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे। अब MC और AC के बीच का रिलेशनशिप भी अपन देखें, जब अपना AC फॉल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे MC AC से छोटा है। जब AC राइज हो रहा है तो यहाँ पे MC बड़ा है AC से, ठीक है, और AC जहाँ पे कांस्टेंट है और मिनिमम है वहां पे MC और AC दोनों बराबर है। सेम कॉन्सेप्ट हो गया दोनों का, राइट। टोटल रेवेन्यू की बात कर लें, यहाँ पे अपना कॉस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है, अब अपन रेवेन्यू पे स्विच करते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन के बारे में अपन ने बात कर ली, कॉस्ट के बारे में अपन ने बात कर ली, अब अपन रेवेन्यू को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। रेवेन्यू क्या होता है, जब एक प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी को सेल आउट करता है और वो जो भी अर्न करता है, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो वो अर्न कर रहा है अपने प्रोडक्शन को सेल आउट करके, दैट इज नोन एज रेवेन्यू, ठीक है। सो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ फर्म, जो कि एक फर्म रिसीव करती है फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन कमोडिटी, ठीक है, गिवन यूनिट ऑफ द कमोडिटी। अब अपन कैसे निकालते हैं टोटल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू का अपना फॉर्मूला रहता है एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, या फिर टोटल रेवेन्यू क्या होता है, इट्स द समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। इसके बारे में भी अपन ने बात करी थी, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज ओके। सो या फिर अपन क्या कह सकते हैं, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे अपना MR AR प्राइस तीनों कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं, ओके। तो ये चीजें भी आपको, ये छोटी छोटी सी चीजें माइनर, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपन एवरेज रेवेन्यू पे आते हैं। सो पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल, एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाता है, पर यूनिट रेवेन्यू, जब आपने एक और यूनिट यहाँ पे सेल आउट करी और एक और यूनिट के सेल आउट करने से जो आपको रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है, इट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पर यूनिट की बात हो रही है, सिंगल यूनिट। सो पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, इसको अपन एवरेज रेवेन्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर रहता है, हमारा प्राइस के बराबर रहता है। इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको क्या देखने को मिलेगा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको ये वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी, जो कि अपने ग्राफ में इस तरीके से दिखती है, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपने अच्छे से सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको वो कंडीशन बिल्कुल याद आ रही होगी, ठीक है। लेकिन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका AR और MR जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करता है, करेक्ट। तो चलो वो सिचुएशन भी अपन यहाँ पे देखेंगे। सो पर यूनिट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड AR। पर यूनिट जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी की, उसको अपन एवरेज रेवेन्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो AR अपन कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, या फिर प्राइस इंटू Q अपॉन Q इज इक्वल्स टू P। हमें पता है यहाँ पे Q और Q कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, P। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन पे आते हैं कि दैट AR इज इक्वल्स टू P, राइट। ओके, सो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एक और जो कमोडिटी है उसको बेचने से आपके टोटल रेवेन्यू में जो एड ऑन होता है दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। नेट एडिशन टू टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में आपने एक और अमाउंट, एक और कमोडिटी बेची है, ठीक है, सेल आउट करी, तो उसका भी पोर्शन आप ऐड करोगे। सो नेट एडिशन टू टोटल रेवेन्यू व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड, ओके। MR हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या फिर MR इज इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1।
सेम फॉर्मेट है कॉस्ट का, रेवेन्यू का, प्रोडक्ट का, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन बस आपको क्या समझने की जरूरत है कि इन तीनों ही चीजों के कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं, कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया है प्रोडक्शन के दौरान। रेवेन्यू की बात करें तो हमारी जो इनकम है हम उसे कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सारा जो माइनर माइनर सा डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट तीनों का सेम है बिल्कुल। ओके, अब यहाँ पे टीआर एआर एमआर का अपन रिलेशन देखेंगे। व्हेन मोर क्वांटिटी सोल्ड एट द सेम प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर अपना एआर एमआर दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। इसको एक बार अपन इन तीनों के बीच का जो अपन रिलेशनशिप है उसको समझते हैं। ओके, तो एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट। अभी अपन ने बात करी थी कि अपना जो एवरेज रेवेन्यू होता है और जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है ये दोनों बराबर रहते हैं। और हमें ये भी पता है कि परफेक्टली कंपटीशन के अंदर हमारी प्राइस कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो प्राइस भी इसके बराबर रहती है। तो इन अ वे हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं बिल्कुल कि हमारा एआर और एमआर दोनों कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। एंड एआर एंड एमआर कर्व्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो हमारा एआर एमआर होता है वो हमारा एक्स एक्सिस से पैरेलल रहता है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। अब यहाँ पे अपना जो टोटल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है, ठीक है। एमआर इज कांस्टेंट एंड टीआर कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। अब यहाँ पे अपना एमआर जो है वो कांस्टेंट है और टीआर टोटल रेवेन्यू अपना इस तरीके से होता है, मतलब कॉन्स्टेंटली पॉजिटिवली स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं आपको इधर समझा देती हूँ। ये देखिए इधर, ये आपका टीआर रहेगा, ठीक है। सपोज ये आपकी प्राइस है, सो प्राइस इज इक्वल्स टू एआर इज इक्वल्स टू एमआर, ठीक है। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एआर एंड एमआर। यहाँ पे अपन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब अपन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की यहाँ पे अपन बात करेंगे, ठीक है। सो व्हेन मोर क्वांटिटी बाय सोल्ड एट लोअर प्राइसेस और देयर इज, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे जब सेल आउट की जाती है, ठीक है, या फिर अपन ये कह लें कि मोनोपोली मार्केट है या फिर मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स हैव नेगेटिवली स्लोप। सो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है हमारा वो नेगेटिवली स्लोप रहता है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, एमआर कर्व लाइव बिलो एआर कर्व। हमारा जो एमआर होता है वो एआर से नीचे होता है, ठीक है। एमआर जल्दी से हमारा फॉल आउट हो जाता है, एआर भी फॉल आउट हो रहा है लेकिन इतना तेजी से नहीं होता है जितना कि एमआर होता है, ठीक है। सो एआर जो, सॉरी दिस इज एआर, ओके। सो एआर जो है हमारा वो ग्रेटर होता है हमारा एमआर से। मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स, ये जल्दी से फॉल होता है, ठीक है, ट्वाइस द रेट ऑफ एवरेज रेवेन्यू। सो एमआर इज हाफ ऑफ एआर, ओके। सो इसी वजह से एमआर गिरते गिरते नेगेटिव हो जाता है और एआर हमारा गिर तो रहा है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है, ओके। सो लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजेस एंड पॉजिटिव। अब यहाँ पे जब तक अपना मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव है, टोटल रेवेन्यू अपना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, ओके। जो जब हमारा एमआर 0 रहता है तो इस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम होता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, टीआर हमारा डिक्लाइन होने लगता है और एमआर हमारा नेगेटिव हो जाता है। ये रिलेशन अपन ने पहले भी पढ़ा है, ओके। सो यहाँ पे अपन रिलेशन देखने वाले हैं एआर और एमआर के बीच में, ठीक है। सो पहला जो रिलेशन है वो क्या होता है, जब एआर और एमआर आपका दोनों बराबर होता है, इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू आपका कैसा रहता है, मैक्सिमम रहता है। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि भाई हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है लेकिन एवरेज रेवेन्यू हमारा नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। सो एमआर कैन बी नेगेटिव, आपका जो एमआर है वो नेगेटिव हो सकता है और आपका जो एवरेज रेवेन्यू है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। जब एमआर ग्रेटर है एआर से, एआर फॉल्स, ठीक है, जिस पॉइंट पे एमआर एआर से ग्रेटर है उस पॉइंट पे क्या होता है, एआर जो है वो गिरता हुआ दिखता है। When TR increases at an increasing rate, और इस पॉइंट पे जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। ये देखिए इस पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है एंड एमआर एंड एआर ऑल्सो इंक्रीजेस, और इस पॉइंट पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू और जो एवरेज रेवेन्यू है ये भी आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। सो ये सारे रिलेशन अपन ने देखे हैं।
अब यहाँ पे अपन प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम है इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो इसके अंदर अपन ने दो कंडीशन के बारे में बात करी थी। पहली हमारी जो कंडीशन थी वो थी MR शुड बी इक्वल टू MC, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू दी मार्जिनल कॉस्ट। और यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन थी वो कैसी थी, MC शुड बी राइजिंग, ओके, शुड बी राइजिंग, ठीक है। सो ये दोनों कंडीशंस के बारे में अपन ने बात करी थी। अपना जो ग्राफ बनता है वो किस टाइप का बनता है, एक बार अपन यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं। ये देखिए, ये आपका MR है, ये आपका MC है, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट इक्विलिब्रियम के होते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, MC, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है तो पॉइंट ये भी इक्विलिब्रियम का, सपोज इसको अपन A डिनोट कर देते तो A भी पॉइंट जो है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि वो डिक्लाइन हो रहा है। अच्छा, दूसरा जो अपना पॉइंट है B पॉइंट, ये हमारा कैसा पॉइंट है, ये भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, विच इज MR इज इक्वल्स टू MC, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो सेकेंड कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है कि हमारी जो MC है वो इस पॉइंट के बाद में इंक्रीज होनी चाहिए, राइज होनी चाहिए। तो ये हमारा MC है और इस पॉइंट के बाद में हमारी मार्जिनल कॉस्ट कैसी दिख रही है, राइज होते हुए दिख रही है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर अपन ने ये दोनों कंडीशन के बारे में बात करी थी, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द स्टेज वेयर प्रोड्यूसर इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, जिसकी हर एक प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा नीड होती है। और इसी थॉट को वो माइंड में रखते हुए क्या करता है, अपना प्रोडक्शन चालू करता है, ठीक है। सो जिस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होता है उस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है गिवन कॉस्ट पे, एंड ही हैज नो इंसेंटिव टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट। और इस पॉइंट के बाद में ना ही वो अपना आउटपुट को बढ़ाना चाहता है और ना ही वो अपने आउटपुट को कम करना चाहता है। क्लियर? नाउ यहाँ पे हमारा जो पहली अप्रोच है विच इज MR इज एंड MC अप्रोच। अब इस अप्रोच में क्या होता है, कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग दो कंडीशन होती है। पहली क्या होती है कि हमारी जो कॉस्ट है और हमारा जो रेवेन्यू है, यानी कि कॉस्ट जो हम यहाँ पे कम्युनिटी को प्रोड्यूस करने में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, और रेवेन्यू उस कम्युनिटी को बेचने से हमें जो यहाँ पे इनकम हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉस्ट है और जो रेवेन्यू है ये दोनों यहाँ पे कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो, और इस पॉइंट पे आपका AR और आपका MR भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो AR इज इक्वल्स टू MR, हेंस AR, MR, MC ये तीनों कैसे हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है ये आपका सेकेंड, दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है इस पॉइंट के बाद में वो कैसी होनी चाहिए, वो राइज होती हुई होनी चाहिए, ठीक है। MC कर्व शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ये आपका क्या है, दिस इज योर MR, ये आपका MC है, ये भी आपका पॉइंट इक्विलिब्रियम का है, ये भी आपका पॉइंट इक्विलिब्रियम का है, लेकिन इसको हम इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे सेकेंड जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, तो इसलिए इसको अपन कट कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, अपनी जो पहली कंडीशन है वो भी एप्लीकेबल है, अपनी जो सेकंड कंडीशन है वो भी एप्लीकेबल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे MC, ये अपना MC है, ये MC जो है वो MR को नीचे से कट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट है ये प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे अचीव हो रहा है, ठीक है। MC शुड बी मोर देन MR, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है, MC जो कॉस्ट है आपकी वो ज्यादा हो जाएगी जो आपको इनकम मिल रही है उससे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद में आपकी MC ग्रेटर हो जाएगी MR से। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, यानी कि अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर ने, ठीक है, प्रोड्यूसर ने अगर यहाँ पे कुछ कॉस्ट इनकर करी है कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसने उसको पता है कि भाई मैं इस प्रोडक्शन को कंटिन्यू सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकता हूँ कि सपोज करो एक पर्टिकुलर गुड को बनाने में मैंने 100 रुपीज की मेरी क्या आई कॉस्ट आती है, ठीक है। अगर इसको बेचने से मेरे पास मिनिमम 100 रुपीज भी वापस आते हैं तब भी मैं क्या करूंगा, शॉर्ट टर्म के अंदर तो इस प्रोडक्शन को मैं कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। सो ये वो कंडीशन हो जाती है, दिस इज, इसको अपन रेवेन्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है।
सो ये वो कंडीशन हो जाती है जब आपकी कॉस्ट और आपका जो रेवेन्यू है वो दोनों कैसे रह जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्राइस है और आपने जो कॉस्ट लगाई है वो दोनों बराबर होते हैं इस कंडीशन में। इट इज द मिनिमम रिटर्न दैट अ प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स। अब ये सबसे कम रिटर्न होता है जो कि कोई भी प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है कि भाई इतना तो हमें मिलना ही चाहिए, ठीक है, जो भी उसने कॉस्ट इनकर करी है फ्रॉम हिज कैपिटल इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस। नाउ अब दूसरा पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, देखो जब आपका एवरेज रेवेन्यू और आपकी एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होती है, ठीक है, आप मतलब पर यूनिट जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है और पर यूनिट जो आप कॉस्ट लगा रहे हो, जब ये दोनों बराबर हो जाती है तो इसको अपन ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टीसी वाली कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट में क्या होता है, फर्म इज अर्निंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। इस पॉइंट में अभी अपन ने देखा था, सो देखो एवरेज रेवेन्यू यानी कि क्या डिनोट कर रहा है, प्राइस, एवरेज कॉस्ट एक तरीके से ये क्या डिनोट कर रही है, कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, तो अभी अपन ने देखा था कि इसको अपन किस नाम से जानते हैं, डिनोट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसको जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अचीव हो रहा है या फिर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर ने जितना कॉस्ट लगाई है बस उतनी ही उसे वापस रिटर्न में मिल रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा उसे कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अगर उसने 100 की कॉस्ट लगाई है तो बदले में उसे 150 एज अ रेवेन्यू मिल रहा है, नहीं, अगर उसने 100 कॉस्ट लगाई है तो बदले में उसको अगर 100 ही मिल रहा है तो हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है शट डाउन पॉइंट। देखो शट डाउन पॉइंट के अंदर क्या होता है भाई, इस चीज को आप जनरली आप खुद इमेजिन करके सोचिए कि जब आप अपने, अगर आप प्रोड्यूसर हैं और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को किस पॉइंट पे बंद करना सही समझेंगे। जैसे आपने बिजनेस चालू किया है तो कुछ ना कुछ कॉस्ट आपने इनकर करी होगी डेफिनेटली, ठीक है। अब जो कॉस्ट आपने इनकर करी है और आपने ये सोच के किया होगा कि भाई इससे मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे 100 रुपीज अपने बिजनेस में लगा रही हूँ एज अ कॉस्ट, ठीक है, और मैंने ये एक्सपेक्ट किया है कि बदले में कुछ नहीं तो मुझे 200 तो रिटर्न में मिलेगा, यानी कि मेरा जो रेवेन्यू होगा वो इतना तो होगा, ठीक है। लेकिन सिचुएशन क्या हो गई कि मैंने कॉस्ट जो लगाई है उससे बदले में मुझे सिर्फ कितना मिल रहा है, जैसे मैंने 100 की कॉस्ट लगाई है तो बदले में मुझे सिर्फ 50 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या इस कंडीशन में, मतलब मैं जब अपनी कॉस्ट भी पूरी नहीं मुझे अचीव हो रही है, तो क्या इस कंडीशन में मैं अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करूंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगी, अपने प्रोडक्शन को शट डाउन कर दूंगी, ठीक है। सो कुल मिला के ये ऐसी सिचुएशन है जो फर्म फेस करती है जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट ही कवर हो पाती है, ठीक है। इट इज कवरिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट। हमें पता है कि भाई कॉस्ट के हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है वेरिएबल, ओके। सो इट अकर्स व्हेन अ फर्म इज कवरिंग इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली। अब ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें फर्म सिर्फ अपने वेरिएबल कॉस्ट को ही मतलब कर पा रही है, ठीक है, उसको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो उसने लगाई है वही उसे फुलफिल कर पा रही है। मान लीजिए कि मैंने अपने प्रोडक्शन के दौरान 4 लेबर काम पे रखी है और मुझे सिर्फ जो यहाँ पे रेवेन्यू मिल रहा है उन 4 लेबर को ही मैं क्या दे सकती हूँ, सैलरी दे सकती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने बिजनेस में नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अब एक्स्ट्रा करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, और ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिएगा, ठीक है, तो जो मुझे नहीं अचीव हो रहा है। सो इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगी कि अपने बिजनेस को बंद करना मैं ज्यादा ठीक समझूंगी, ठीक है। सो द फर्म इज इनकरिंग लॉस और फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन में फर्म को क्या फेस करना पड़ रहा है, लॉस फेस करना पड़ रहा है। किसके लिए, इनकी फिक्स्ड कॉस्ट पे, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट तो आप किसी तरीके से फुलफिल कर रहे हो, लेकिन आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो और कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको लॉस फेस करना पड़ रहा है। क्लियर? ओके, नाउ अब बात करते हैं सप्लाई की। सो सप्लाई क्या होता है कि भाई देखो जो प्रोड्यूसर है वो अलग अलग प्राइसेस पे रेडी हो गया है कि भाई उसे कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करनी है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है कि भाई जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतनी ज्यादा मैं क्वांटिटी सप्लाई करूंगा। अगर प्राइस कम है तो मैं कम से कम क्वांटिटी उस पॉइंट पे सप्लाई करूंगा, ठीक है। सो सप्लाई क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म और अ सेलर इज विलिंग टू सेल, ठीक है, वो बेचना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे एक गिवन पीरियड के अंदर, ठीक है। सो सप्लाई की सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको अपन ने काफी बार समझा है,
अब यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? सो यहाँ पे फैक्टर्स कह लीजिए, या फिर यहाँ पे इसको आप डिटर्मिनेंट्स के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आप डिटर्मिनेंट्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सप्लाई को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है? सो किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो उसके सप्लाई को अफेक्ट करती है। किस तरीके से? कि सपोज करो कि अगर प्राइस कम हो गई, ठीक है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो यहाँ पे जो सप्लाई है उसको भी जो प्रोड्यूसर है वो कम कर देगा, एंड वाइस वर्सा। फिर अदर रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस है उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है सप्लाई पे, राइट? जैसे सपोज करो कि जो हमारी टी है, टी की प्राइस बढ़ गई, तो जो प्रोड्यूसर्स कॉफी यहाँ पे सेल आउट कर रहे थे मार्केट में, उन्हें क्या लगेगा कि नहीं यार, जो चाय बेच रहे हैं उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, तो क्यों ना हम भी चाय बेचें। ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? वो भी टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। फिर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो अब क्या लगेगी? कम लगेगी। और कम होते ही प्रोडक्शन की कॉस्ट, यहाँ पे जो हमारा प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को सप्लाई करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्राइसेस ऑफ इनपुट, तो इसका भी सेम यही इसी तरीके से वर्क होता है कि जैसे अगर प्राइसेस ऑफ इनपुट जो है, जो कि कॉस्ट बन के सामने आते हैं प्रोड्यूसर के लिए, सो अगर प्राइसेस कम हो जाती हैं तो क्या होता है? प्रोड्यूसर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। और ज्यादा प्रोडक्शन करने का मतलब क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई है इकोनॉमी में। ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स, अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा है तो यहाँ पे हमारे पास में जो अवेलेबिलिटी है ना सप्लाई की, वो भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो हमारे पास में यहाँ पे जो आउटपुट जो, या फिर आप कह सकते हैं जो भी सप्लाई है कमोडिटी की, वो भी यहाँ पे हमारे पास में कम हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। सो यहाँ पे देखो दो चीजें होती हैं। अगर हम टैक्स की बात करें, ठीक है, सो अगर गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा? कि प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस कर पाएगा और जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी मार्केट में कम होगी। ठीक है, दूसरी चीज है सब्सिडी। सो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है प्रोड्यूसर्स को तो वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर पाएगा, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। ठीक है, सो इसको मैं कैसे समझाऊंगी आपको? गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग टैक्सेशन, कि सपोज करो टैक्स को बढ़ा दिया तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन होती है सब्सिडी की। ठीक है, सब्सिडी के अंदर क्या है? सब्सिडी होता क्या है? बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हेल्प होती है प्रोड्यूसर्स को। सो अगर सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है तो प्रोडक्शन जो है हमारा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, हेल्प मिली है तो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। अगर हेल्प नहीं मिली है, सब्सिडी अगर घटा दी है, तो प्रोडक्शन भी हमारा घट जाएगा। ठीक है, सो ये सब्सिडी है हमारी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एंड जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस। ठीक है, गोल्स ऑफ द फर्म। अब देखो गोल्स में अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, एक था सेल्स मैक्सिमाइजेशन और दूसरा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, सो देखो सेल्स मैक्सिमाइजेशन के अंदर अपन क्या बात करते हैं? जैसे सपोज करो अपन अगर लेके चलते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, सो देखो इसके अंदर क्या होता है कि फर्म्स क्या चाहेंगी कि अपने आउटपुट को वो मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करे, और यहाँ पे वो प्राइसेस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करेगी। ठीक है, भले ही प्राइस कुछ भी हो, कम हो, ज्यादा हो, कांस्टेंट रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने आउटपुट को मार्केट में बेचने से मतलब है। ठीक है, सेल आउट करने से मतलब है। तो यहाँ पे सेल्स मैक्सिमम है। दूसरी कंडीशन होती है हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। ठीक है, सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या होता है? जो प्रोड्यूसर है वो वेट करता है कि भाई उनके पर्टिकुलर गुड की जो प्राइस है वो कब हाई होगी, और जैसे ही मार्केट में उस पर्टिकुलर गुड की प्राइस हाई होगी, वैसे ही जो प्रोड्यूसर है वो अपने कमोडिटी को सेल आउट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट अचीव करेगा। सो जो गोल है वो हमारे दो तरीके के होते हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, सो आई होप ये सारे फैक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर? सो यहाँ पे आपका ये सप्लाई कर्व गिवन है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है? सो इंडिविजुअल सप्लाई हम जब किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हम सप्लाई देखते हैं कि मार्केट में ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है ये कितनी सप्लाई कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे पर्टिकुलर कह सकते हो, सिंगल कह सकते हो। ठीक है, जब सिंगल कोई कह सकते हैं इंडिविजुअल फर्म है, इंडस्ट्री है, वो कितना सेल आउट करना चाह रही है, कितना सेल आउट करती है मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पे, तो इसको अपन इंडिविजुअल सप्लाई के नाम से जानते हैं।
So it refers to quantity of a commodity that an individual firm is willing and able. मतलब कि वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म है या फिर पर्टिकुलर फर्म जो है वो चाह रही है और वो बेच पा रही है, ठीक है, अलग अलग प्राइसेस पे कितनी सप्लाई वो कर पा रही है, ठीक है. सो ऑफर फॉर अ सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है. अब यहाँ पे मार्केट सप्लाई यानी कि जैसे फर्म अपन एक इंडिविजुअल में अंदर अपन एक फर्म को कंसिडर कर रहे थे, मार्केट के अंदर अपन ऐसी बहुत सी फर्म्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है. बहुत सी फर्म्स को कंसिडर करके हम ये पता लगाते हैं कि भाई ये वाली फर्म, ये वाली फर्म और ये वाली फर्म कितना सप्लाई कर रही है, और ये जितना भी तीनों मिलकर के सप्लाई कर रही है वही हमारी क्या हो जाती है, मार्केट सप्लाई हो जाती है, ठीक है. सो इट इज द सम टोटल ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो क्वांटिटी सप्लाई है मार्केट के अंदर बाय सेलर्स और ऑल द फर्म्स इन द मार्केट, ठीक है. सो यहाँ पे मार्केट के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, वो सारी की सारी कितनी जो क्वांटिटी है वो सप्लाई कर रहे हैं अलग अलग प्राइसेस पे, ठीक है. इन सभी को अपन क्या कर लेंगे, इन सभी का सम अपन कर लेंगे, ठीक है. इस सब को अक्यूमुलेट कर लेंगे और इससे हमारे पास में मार्केट सप्लाई आ जाती है, ठीक है. ओके, सो अपन ने स्टॉक की बात करी थी. स्टॉक क्या होता है, टोटल क्वांटिटी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो कि एक फर्म के पास में अवेलेबल होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है. कि भाई आज क्या तारीख है, मान लो आज है, जैसे सपोज करो आज है 19, ठीक है. सो 19th ऑफ जुलाई को मेरे फर्म के पास में है 100 यूनिट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टॉक. ओके, अब इस स्टॉक को किस तरीके से मार्केट में प्रोड्यूसर सेल आउट करता है. मान लो कि ये स्टॉक मेरे पास में किसका है, ये स्टॉक मेरे पास में है अम्ब्रेला का. ओके, सो अम्ब्रेला का ये स्टॉक है मेरे पास में 19th जुलाई, जुलाई यानी मॉनसून का टाइम चल रहा है, ठीक है. सो मुझे पता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैं अभी यानी कि मॉनसून के टाइम पे अम्ब्रेलास को सेल आउट कर सकती हूँ. तो मैं क्या करूंगी, इस स्टॉक को जल्दी से जल्दी मैं खाली करूंगी, ठीक है. फिर मैं सोचूंगी कि यार मैं ऐसे करती हूँ कि 80 अम्ब्रेलास 80 यूनिट्स में सेल आउट कर लेती हूँ, ठीक है, और 20 यूनिट्स में अपने पास में रिमेनिंग रख लेती हूँ एज अ स्टॉक, ठीक है. एज अ स्टॉक क्यों रख लूंगी, मेरे को लगेगा कि यार अगले साल गर्मियां आएंगी तो गर्मियों में भी बहुत से लोगों को अम्ब्रेला की जरूरत पड़ती है, तो 20 पीसेस में तब के लिए रख लेती हूँ, ठीक है. तो जो मेरे यहाँ से निकल गया दैट इज फ्लो, और जो अभी तक भी मेरे पास में मेंटेन्ड है दैट इज बाय स्टॉक, ठीक है. सो आई होप इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अच्छा, अब यहाँ पे अपन सप्लाई स्केड्यूल की बात करते हैं. तो सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है एक बार मैं आपको बता दूं. जैसे ये क्वांटिटी है, यूनिट जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है, प्राइस है. सो सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है ये मैं आपको बता दूं. दिस इज योर यूनिट क्वांटिटी, ठीक है. ये यहाँ पे प्राइसेस हैं और ये यहाँ पे इसकी सप्लाई है. क्लियर. सो सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है ये मैं आपको बता दूं. तो एक तरफ अपन प्राइस ले लेते हैं, एक तरफ अपन सप्लाई ले लेते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे जब प्राइस थी 5 रुपीज, तो यहाँ पे सपोज करो कि प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करने के लिए रेडी है, 10. जब 10 हुई तो 20, ठीक है. 15 हुई तो 30, जब 20 हुई तो 40, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही है, जो प्रोड्यूसर है वो जो सप्लाई कर रहा है वो भी उसकी जो रेट है वो बढ़ रही है. तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है अपन किस तरीके से यहाँ पे दर्शा रहे हैं, एक टेबल के फॉर्म में अपन इसको शो कर रहे हैं. और सप्लाई स्केड्यूल और कुछ नहीं, हम सप्लाई स्केड्यूल इसी टेबल को कहते हैं जिसके अंदर अपन इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको अपन शो करते हैं, ठीक है. सो इट रेफर्स टू टेबुलर रिप्रेजेंटेशन व्हिच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है. यहाँ पे ये क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड. तो ये अलग अलग तरीके की क्वांटिटी यहाँ पे शो हो रही है जो कि प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सेल आउट, ठीक है, एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. सो एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज सप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है अलग अलग प्राइसेस पे, ठीक है. इसको जो अपन एक टेबल के फॉर्म में शो करते हैं तो इसको अपन सप्लाई स्केड्यूल के नाम से जानते हैं. अब इसी रिलेशनशिप को जब अपन ग्राफ के फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है, हमारा सप्लाई कर्व कैसा होता है, इस तरीके का हमारा सप्लाई कर्व होता है. पहले प्राइस थी 5, तो यहाँ पे 10 यूनिट, फिर 10 तो यहाँ पे 20 यूनिट्स, फिर 15 तो यहाँ पे 30 यूनिट्स, 20 तो यहाँ पे हाउ मच, 40 यूनिट्स, ठीक है. सो जब अपन ने इसी को यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में शो किया है, इन दोनों के रिलेशनशिप को, यहाँ पे अपन प्राइस ले लेते हैं,
यहाँ पे अपन क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इन दोनों की रिलेशनशिप को जब अपन ग्राफ के तौर पे शो कर रहे हैं तो इसको अपन सप्लाई कर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है, जब अपन कर्व में शो कर रहे हैं। सो इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल which represent various quantities, अलग अलग क्वांटिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है जो कि प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है एंड ही इज एबल टू सेल आउट अलग अलग प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आप जब उसे टेबल के फॉर्म में समझा रहे हो, इन दोनों रिलेशनशिप को जब आप टेबल के थ्रू शो कर रहे हो तो उसको आप क्या कह दोगे, सप्लाई शेड्यूल कह दोगे। जब आप उसे कर्व के फॉर्म में शो कर रहे हो तो उसको आप सप्लाई कर्व के नाम से जानोगे, ठीक है। नाउ अब सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा रहता है, तो इस तरीके का हमारा सप्लाई कर्व रहता है, ठीक है, यानी कि चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस बढ़ेगी तो हमारी क्वांटिटी भी बढ़ेगी और हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिवली अपवर्ड हमारा इसका स्लोप होता है। क्लियर? सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। As the price will increase, the quantity supply will going to be increase. As the price will decrease, the quantity supply will going to be decrease. ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ाएगा प्रोड्यूसर, प्राइस घटेगी, सप्लाई को घटाएगा प्रोड्यूसर, ठीक है। सो ये क्या शो हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट रिलेशन, ओके, याद रखना है, डायरेक्ट रिलेशन इसमें शो करता है। Okay, it states the direct relationship between price and supply. एक तरफ हमारे पास प्राइस है, एक तरफ हमारे पास में सप्लाई है, डायरेक्ट रिलेशनशिप इसमें शो हो रहा है। और इसके अंदर एक चीज और आपको जो ध्यान रखनी है, दैट इज अदर डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो सारे यहाँ पे कैसे रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, ओके। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम किसके बीच का रिलेशन देखते हैं? प्राइस का और सप्लाई का, ठीक है। सो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, दैट इज हायर द प्राइस, higher the supply, lower the price and the lower the supply, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा हमारा ये लॉ ऑफ सप्लाई है। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में हमने समझा था किस तरीके से कि भाई प्राइस हमारी चेंज होने से इसका जो सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से सप्लाई किस तरीके से रेस्पॉन्ड करती है, किस रेट से रेस्पॉन्ड करती है, इसी को अपन इलास्टिसिटी के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। सो इलास्टिसिटी क्या है? इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब कि भाई प्राइस के कम ज्यादा होने से सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ओके। सो इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में क्या चेंज होता है, किस रेट से रेस्पॉन्स होता है, ये अपन इलास्टिसिटी के अंदर देखते हैं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि हमें पता है कि प्राइस के अंदर और क्वांटिटी सप्लाई के अंदर कैसा रिलेशन रहता है, हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। अभी अपन ने देखा था, राइट, प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी, सप्लाई कम होगी। सो हमेशा ये पॉजिटिव रहता है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका जब हम परसेंटेज मेथड से इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इसका क्या रहता है फॉर्मूला? सो परसेंटेज change in quantity supply upon percentage change in price, okay। ये देखिए, percentage change in quantity supplied upon percentage change in the price, ये है हमारा elasticity of supply का फॉर्मूला, ओके। सो यहाँ पे परसेंटेज मेथड की जब अपन बात करते हैं तो अभी अपन ने देखा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस, इसको अपन इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। सो चेंज इन क्यू यानी कि क्वांटिटी सप्लाई इनटू अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। सो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें सप्लाई के, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको प्लॉटिंग करनी होगी अपनी वैल्यूज को, ओके। सो नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे 3 पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं। वैसे तो अपन ने 5 सिचुएशंस के बारे में बात करी थी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, ठीक है। इन 5 सिचुएशन को अपन ने समझा था। यहाँ पे अपन मेजरली 3 सिचुएशन को ज्यादा कंसिडर करते हैं। कौन कौन सी होती है वो सिचुएशन? देखिए, एक तो होती है ये वाली, एक होती है आपकी ये वाली, और एक यूनिटरी वाली जो होती है आपकी वो होती है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका ES इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट होता है, यहाँ पे ES इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू
1. ठीक है, so if a straight line supply curve passes through the point of origin, doesn't matter what it makes angle, ES at any point is equals to unitary. तो यानी कि हमारा जो A पॉइंट है वो इन तीनों में से किसको डिनोट कर रहा है, वो इसको डिनोट कर रहा है कि ओरिजिन से अगर आपका स्ट्रेट लाइन जा रही है, नो मैटर वो किस एंगल में जा रही है, आपका इस पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि यूनिटरी होगा. ठीक है, so if a straight line supply curve passes through the left side of point of origin and intersect y-axis, it is the situation of ES greater than 1. so यहाँ पे जब आपका जो सप्लाई कर्व है वो y-axis के तरफ से होता हुआ जाएगा, देखिए इस तरीके से होता हुआ जाएगा, तो इस पॉइंट पे आपका ES जो है वो greater than 1 होगा. ठीक है, if a straight line supply curve passes through right side of the point of origin and intersect x-axis, ES is इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे ES आपका स्मॉलर देन 1 होगा. ठीक है, और बाकी दो कंडीशन अपन ने ये भी देखी थी. अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या है, प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज होने से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर इन्फिनाइट चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं. दूसरा ये है जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 रहता है, इसमें ये है कि भले ही प्राइस चाहे कुछ भी हो, आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो इस पॉइंट पे फिक्स रहेगी. क्लियर? नाउ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई वर्सेस चेंज इन सप्लाई, तो इन दोनों के बारे में अपन ने बात करी थी. यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, सो अपन ने इसको देखो एक्सपेंशन भी है, कॉन्ट्रैक्शन भी है. इसको एक बार अपन अपने तरीके से समझते हैं. जैसा अपन ने समझा था, मूवमेंट की अपन ने बात करी थी, है ना, और अपन ने शिफ्ट की बात करी थी. वैसे तो मूवमेंट और शिफ्ट का मतलब क्या है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी व्यक्ति, अगर इसको इन जनरल अगर अपन समझे इन टर्म्स को, तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है या फिर खिसक रहा है. मूवमेंट एंड शिफ्ट. अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मूवमेंट के अंदर हमारा सप्लाई कर्व जो है बस इसी के अंदर चेंज हो जाता है. ठीक है, लेकिन हमारा शिफ्ट के अंदर क्या होता है, प्राइस हमारी कांस्टेंट रहती है, सप्लाई कर्व के अंदर हमारा शिफ्ट हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा सप्लाई कर्व उठ के हमारे इस तरफ आ जाता है या फिर उस तरफ चला जाता है. ठीक है, डिपेंड करता है. सो यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि मूवमेंट के अंदर जो चेंजेस अपन देखते हैं वो सिर्फ किसके थ्रू देखते हैं, चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी सप्लाई के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि प्राइस हमारी कांस्टेंट रहती है और यहाँ पे हमारे जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उसके अंदर हम चेंजेस देखते हैं. ठीक है, सो प्राइस कांस्टेंट है, अदर डिटर्मिनेंट्स के अंदर चेंज होने से हमारा जो सप्लाई कर्व है वो या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. ठीक है, सो अब देखो इसके अंदर भी अपन ने कुछ चीजों के बारे में पढ़ा था, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. सो वापस से मूवमेंट पे आइए. मूवमेंट के अंदर जैसे सपोज करो ये आपकी क्वांटिटी थी, ये आपकी दूसरी क्वांटिटी थी, पहले प्राइस आपकी 5 थी, फिर आपकी प्राइस हो गई 10. तो जब आपकी प्राइस 5 थी तो उस पॉइंट पे मान लो आप Q क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे. ठीक है, जब आपकी प्राइस बढ़ गई तो Q1 क्वांटिटी आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Q से Q1 जब आप आ रहे हो तो आप एक्सपेंड कर रहे हो. सो वर्ड से समझिए, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से चलना. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कहीं पे श्रिंक होना, किसी चीज का श्रिंक होना. ठीक है, सो एक्सपेंड यानी कि ये इस तरफ बढ़ रहा है. और वहीं पे सपोज करो कि हमारी प्राइस थी पहले 10 और फिर हमारी प्राइस हो गई और मतलब कम हो गई और हो गई 5, तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो गई, तो यानी कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई अब क्या हो गई है, श्रिंक हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है. ठीक है, सो ये होता है एक्सपेंशन, जब ऊपर की तरफ जाता है एक्सपेंशन और जब वापस नीचे की तरफ आता है तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, और इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट, ये भी अपन अभी देखेंगे. ठीक है, सो इसमें भी वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं है. जब अपन राइट में शिफ्ट होते हैं तो मतलब हमारी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई है, जब अपन लेफ्ट में शिफ्ट होते हैं तो यानी कि अपनी क्वांटिटी सप्लाई कम हो चुकी है. क्लियर? सो इन चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा, किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से दो चीजें हम देखते हैं यहाँ पे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है हमारी प्राइस. ठीक है, और हमारा सप्लाई कर्व, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इस तरीके से. ठीक है, हमारी जो प्राइस है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है और हमारा जो सप्लाई कर्व है वो नीचे की तरफ आ जाता है. ठीक है, सो अब यहाँ पे शिफ्ट की अगर अपन बात करते हैं तो शिफ्ट में इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है. देखिए ये हमारी प्राइस है, दिस इज कांस्टेंट,
तो ये हमारा सप्लाई कर्व है, हमें क्वांटिटी, मान लीजिए कि हम ये क्वांटिटी पे आ गए, पहले हम इतनी क्वांटिटी पे थे, अब अपन इस क्वांटिटी पे आ गए, तो ये क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो इंक्रीज इन सप्लाई, और जब अपन इस तरफ चल दिए अगर इस तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से 1 पे आ गए, यानी कि डिक्रीज इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड मूवमेंट। ओके, सो ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, अभी अपन ने बात करी थी, यहाँ पे प्राइस हमारी कैसी रहती है, प्राइस हमारी कांस्टेंट रहती है, अदर फैक्टर्स के अंदर या फिर अदर डिटरमिनेंट्स के अंदर हमारा चेंज देखने को हमें मिलता है, ठीक है। सो इंक्रीज का मतलब क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज सप्लाई का मतलब क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। इनके इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं हमारी क्वांटिटी सप्लाई को, इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे इनपुट की प्राइसेस कम हो गई, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस है वो कम हो गई, दूसरे पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव हो गई तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ फर्म्स अगर ज्यादा हो गई तो भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर के इन सभी फैक्टर्स की हेल्प से हमारा जो क्वांटिटी सप्लाई है 1 से 10 पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है, किसके लिए, किस केस में, जब आपकी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होती है। क्लियर। सो इनको अपन ने बड़े ही डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पे आपका ये जो पूरे के पूरे जो 5 चैप्टर्स हैं वो सारे यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। सो इन 5 ही चैप्टर्स के अंदर अपन ने इससे अलग हटके कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आपको अभी भी किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। आप वहां पे अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं जो भी पर्टिकुलर कोई टर्म है या फिर कोई भी पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, प्रोडक्टिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो के अंदर अपन एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।